हर रात 3 बजे खदान की सबसे गहरी चट्टान की दीवार से सोने की धूल मिली हुई झरने का पानी रिसता था। जब तक मैं उस पानी को इकट्ठा करता, छानता और उसे बैठने देता, मुझे बेहद शुद्ध सोना मिल सकता था। मेरे दादाजी ने अपनी मौत से ठीक पहले मुझे यह राज बताया था। जब वे जवान थे, वे एक खनिक थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी खदान में काम करते हुए बिताई थी। अपने अंतिम समय में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और टूटी फूटी सांसों में कहा, युआन, पहाड़ी के पीछे वाली खदान छोड़ी नहीं गई है। उसके अंदर गहराई में एक सुनहरा झरना है। हर रात 3 बजे सोने की धूल निकलती है। किसी को मत बताना। ये कहने के बाद दादाजी चल बसे। उनकी मौत के बाद मैं अनाथ हो गया। गांव में मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता था और लगातार तंग किया जाता था। आखिरकार मैं जवान हो गया, लेकिन फिर शहर में मकानों की कीमतें आसमान छूने लगीं और गांव में जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था, वह अपार्टमेंट खरीदने और उनकी कीमत बढ़ने का इंतजार करने लगा। सोंग दहाई के परिवार ने शहर में 3 अपार्टमेंट खरीदे। सोंग शाओहाई निकम्मा था, पर पारिवारिक संपत्ति के कारण गाँव में अकड़ता था। दादाजी ने मेरे लिए बस एक पुराना खपरैल घर और उस खान का रहस्य छोड़ा था। मैंने जो कुछ भी इकट्ठा कर सका किया, फिर बैंक से 2 लाख युआन उधार लिए और आखिरकार 3 लाख जुटा पाया। इन्हीं पैसों से मैंने गांव से उस छोड़ी गई खान के स्थायी उपयोग का अधिकार खरीद लिया। जब मैंने ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम साइन किया तो सोंग दहाई की आंखों में एक हल्की सी हिकारत झलक गई। उसे जरूर लगा होगा कि मैं 3 लाख एक बेकार गड्ढे पर खर्च करके कोई बेवकूफ हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी पल से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। मैं खान के रुकों तक गया और जंग लगे लोहे के गेट को धक्का देकर खोला। एक नम फफूंदी भरी गंध मेरे चेहरे पर आकर लगी। अंदर घुप अंधेरा था, बस ऊपर की दरारों से कुछ किरणें ही छनकर आ रही थीं। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और खान के अंदर गहराई में कदम कदम पर लड़खड़ाता हुआ बढ़ने लगा। जमीन पर पानी के छोटे छोटे गड्ढे और डीले पत्थर बिखरे थे और दीवारें काई से भरी हुई थीं। करीब आधा घंटा चलने के बाद मैं आखिरकार उस सबसे गहरे गुफा तक पहुंच गया, जिसके बारे में दादाजी ने मुझे बताया था। वह गुफा बहुत बड़ी नहीं थी, बस करीब 1 दर्जन वर्ग मीटर की थी। बीच में एक छोटा सा तालाब था और उसका पानी एकदम साफ था। मैंने अपनी घड़ी देखी, ठीक 2:50 बजे थे। दादाजी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं तालाब के किनारे बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। जब मेरी घड़ी की सुइयां ठीक 3 बजे पर पहुंची तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। तालाब के सामने वाली चट्टान की दीवार से अचानक सुनहरे पानी की धाराएं रिसने लगीं। वह पानी दीवार से बहकर तालाब में गिरने लगा, जिससे पूरा तालाब सुनहरी रोशनी से चमक उठा। मैं उत्साह से कांप रहा था। मैंने जल्दी से वे बाल्टियां निकाली जो मैंने पहले से तैयार कर रखी थीं और सुनहरी धूल वाले पानी को इकट्ठा करने लगा। झरना लगभग 10 मिनट तक बहा, फिर रुक गया। मैंने पूरी 3 बाल्टियां भर लीं। मैंने पानी को छानने की व्यवस्था में डाला और छानना और बैठाना शुरू किया। जब सारा पानी छान लिया गया तो उपकरण के नीचे मोटी परत में सोने की धूल बची रह गई। मैंने सोने की धूल इकट्ठा की और उसका वजन किया। ये पूरे 3 पाउंड था। आज के सोने के भाव के अनुसार, जो 400 युआन प्रति ग्राम से अधिक है, 3 पाउंड 1500 ग्राम के बराबर था। वह रकम 6 लाख युआन से अधिक थी। अपने हाथों में चमकते सोने को देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। 3 साल मैंने उस गांव में पूरे 3 साल तक कष्ट झेला था और आज आखिरकार मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। दादाजी ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ये खदान एक खजाना थी। मैंने सोना समेटकर उसे एक गुप्त जगह छुपा दिया, फिर वहाँ सफाई की और सारे निशान मिटा दिए। खदान से निकलते ही भोर हो रही थी। ताजी हवा में सांस लेते ही दुनिया बदली सी लगी। आज से मैं जियांग युआन अब वो गरीब और कमजोर इंसान नहीं रहा। अगली सुबह जल्दी मैं चुपचाप गांव से निकल गया। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सोने का टुकड़ा था। मैं कस्बे की सोने की दुकान पर नहीं गया, मैं सीधे बस से शहर चला गया। कस्बे की इकलौती सोने की दुकान का मालिक वांग युकाई अपनी चालाकी के लिए मशहूर था। वह हमेशा दाम कम देता और तौल में हेर फेर करता था। अगर मैं उसे सोना बेचता तो वह मुझे निश्चित ही ठग लेता। शहर में सोने की दुकानें ज्यादा थीं, वे विश्वसनीय थीं और दाम भी वाजिब थे। मैंने सबसे बड़ी चेन वाली सोने की दुकान ढूंढी और अंदर चला गया। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे थोड़ा सोना बेचना है। बिल्कुल, कृपया इस तरफ आइए। सेल्सवुमन मुझे बायबैक एरिया में ले गई। एक सफेद कोट पहने हुए मूल्यांकनकर्ता ने मुझसे सोना लिया, उसे ध्यान से देखा और मशीन से उसकी जांच की। सर, आपका सोना बहुत शुद्ध है। ये 99.99% शुद्ध है। आज हमारा बायबैक रेट 420 युआन प्रति ग्राम है। ये टुकड़ा 100 ग्राम का है तो कुल 42,000 युआन बनते हैं। क्या ये आपके लिए ठीक है? हाँ। मैंने सिर हिलाया। मूल्यांकनकर्ता ने कागजी कार्रवाई पूरी की और मुझे भुगतान के लिए फाइनेंस ऑफिस ले गया। जब मैंने वह मोटी गड्डी पकड़ी तो मेरे हाथ कांप रहे थे। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था जब मैंने इतनी बड़ी रकम देखी थी। सोने की दुकान से निकलने के बाद मैंने एक शांत जगह ढूंढी और बार बार पैसे गिने। कोई गलती नहीं, ठीक 42,000 युआन। मैंने सारा पैसा खर्च नहीं किया। सबसे पहले मैंने अपने बैंक लोन की पहली किस्त चुकाई। फिर बचे हुए 12,000 युआन लेकर मैं मॉल गया और कुछ चीजें खरीदी। मैंने एक बेहतर फिल्टरिंग सेटअप खरीदा, साथ ही कई बड़े बाल्टियां और कुछ औजार भी लिए। आखिर में मैं सुपरमार्केट गया और 20 पाउंड चावल, 5 पाउंड सुअर का मांस, एक जगह खाना पकाने का तेल और कुछ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदी। गांव लौटते वक्त मेरी मुलाकात सोंग शाओहाई और उसके बेकार दोस्तों से हुई। अरे जियांग युआन, इतनी सुबह क्या ले जा रहा है? दिखा तो, कहते हुए उसने मेरा सामान छीनना चाहा, पर मैं पीछे हट गया। सोंग शाओहाई मानने को तैयार नहीं था। क्या उस टोकरी में कोई खजाना छुपा रखा है? सुन जियांग युआन, अपनी किस्मत ज्यादा मत आजमा। मेरा चाचा गांव का मुखिया है। मुझे छूकर देख क्या होता है। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। मैं एक बार और कह रहा हूँ, हट जाओ। मेरी आंखों की नजर देखकर सोंग शाओहाई चौंक गया और अनायास ही एक कदम पीछे हट गया। जब तक वह होश में आया मैं अपना सामान लेकर पहले ही जा चुका था।
उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? पक्का शहर में कुछ चुराया है, वरना इतने पैसे कहाँ से आए? घर पहुंचकर सामान रखा, मेज पर चावल और मांस देख मैं भावुक हो गया। 3 साल से पेट भर नहीं खाया था, मांस तो सपना था। आज आखिरकार मुझे भरपेट भोजन करने का अवसर मिला। पुराने मनमुटाव और वर्तमान नफरत, अब उन्हें निपटाने का समय आ गया था। युआन, मैंने सुना है कि तुम आज शहर गए थे। वहाँ जाकर ये सब सामान खरीदने के लिए तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मेरे साथ ईमानदार रहो। क्या वह पैसा किसी संदिग्ध स्रोत से आया था? मैंने इसे खुद कमाया है। क्या आपने इसे स्वयं अर्जित किया है? कल तुम इतने कंगाल थे कि सादे बंस खा रहे थे, आज आप चावल और मांस खरीद रहे हैं। कैसी नौकरी में इतने पैसे हैं? मेरे काम से तुम्हें मतलब नहीं। जियांग युआन, एहसान फरामोश मत बनो। इस गांव में सबसे ज्यादा नफरत चोरी से की जाती है। अगर तुमने सच में कुछ चुराया है तो देर होने से पहले बता दो, वरना हम पुलिस को बुला लेंगे। मैंने कुछ नहीं चुराया। अगर तुम मुझे नहीं मानते तो पुलिस को बुला लो। मेरे जवाब से सोंग शाओहाई निरुत्तर रह गया। ठीक उसी समय भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। इतना शोर शराबा क्यों? दोपहर हो गई है, खाने की बजाय किसी के दरवाजे के बाहर चिल्ला रहे हो। मैंने ऊपर देखा तो तीसरे चाचा को देखा। वह पुराने खनिक और दादाजी के खास दोस्त थे। उनके जाने के बाद गांव में वहीं अकेले मेरे शुभ चिंतक थे। अरे बूढ़े सान, इससे तुम्हें क्या मतलब? हम जियांग युआन से पूछ रहे हैं कि उसके पास पैसे कहाँ से आए। उसके पैसे कहाँ से आए, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने युआन को बड़ा होते देखा है। वह ऐसा बच्चा नहीं है जो चोरी करे। सान, उसका पक्ष मत लो। एक मामूली लड़के के पास पैसे आ जाएं, दाल में कुछ काला है, क्या गड़बड़ है? उसने अपनी काबिलियत से पैसे कमाए हैं, इससे तुम्हें क्या परेशानी है? लेकिन तुम वह छोड़ी हुई खान युआन को 3 लाख युआन में बेच दी। क्यों नहीं मानते कि तुमने उसे ठगा है? मैंने उसे बाजार भाव पर बेचा था। बाजार भाव? वह खंडहर तो कोई मुफ्त में भी न ले, और तुमने उसे 3 लाख में बेच दिया। यही तुम्हारा बाजार भाव है? जियांग युआन, हिम्मत है तुम में। देखते हैं आगे। सोंग दहाई के पास कहने को कुछ न था। वह मुझे घूरते हुए सोंग शाओहाई के साथ चला गया। युआन, ठीक हो? जी शुक्रिया चाचा जी। सोंग दहाई छोटा आदमी है, वह इसे नहीं भूलेगा। मुझे पता है, मैं तैयार हूँ। वैसे ये पैसे कहाँ से आए? मैं झिंका और उसे खान का रहस्य नहीं बताया। बात भरोसे की नहीं थी। ये राज बस बहुत ही महत्वपूर्ण था। जितने लोगों को पता चलता उतना खतरनाक होता। मैंने शहर में काम करके ये पैसे कमाए। तीसरे चाचा ने मुझे देखा पर कुछ नहीं पूछा। उन्हें पता था मैं बात नहीं करना चाहता और दबाव डालना बेकार होगा। ठीक है, तो अच्छे से खाना खाओ। याद रखना, अगर कुछ भी हो तो मुझे ढूंढ लेना। चाचा के जाते ही मैंने दरवाजा बंद कर खाना शुरू किया। सुअर का मांस स्वादिष्ट था, पर मैं चिंतित था। मुझे पता था सोंग दहाई हार नहीं मानेगा। वह मेरी कमाई का राज जानने के लिए जरूर किसी को मेरे पीछे लगाएगा। मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहना था। मैं किसी को भी खान का यह राज पता नहीं चलने दे सकता था। अगले कुछ दिनों तक मैं हर रात 3 बजे खान में जाता और सोने की धूल इकट्ठा करता, और हर दिन मुझे लगभग 3 पाउंड सोना मिल जाता था।